रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में 1 महीना पूरा कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि वह इस 30 दिन के नियम से संतुष्ट हैं। उन्होंने लिखा कि प्रगति भवन की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता से राज कर रहे हैं और लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के तैयार हैं। सीएम रेवंत अपने शासन से खुश हैं। सीएम रेवंत ने साफ किया कि वे जनता के सेवक हैं, शासक वर्ग नहीं। उन्होंने कहा कि महीने भर के शासन ने उन्हें एक नई अनुभूति दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबों, युवाओं और लड़कियों के चेहरे पर खुशी देखी है और किसानों को आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि हम निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा देंगे और शहरों के विकास का समर्थन करेंगे। सीएम रेवंत ने कहा कि उन्होंने राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाने का प्रयास किया है। ट्वीट में परोक्ष रूप से बेल्ट शॉप्स को बंद करने के फैसले का जिक्र किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भविष्य में और अधिक जिम्मेदार होंगे ताकि वह हमेशा तेलंगाना के दिल में बने रहें। सीएम रेवंत ने पूरे महीने भर के शासन पर संतोष जताया। तेलंगाना में कांग्रेस शासन को 1 महीना पूरा हो गया है। सीएम रेवंत रेड्डी पहले ही ट्वीट कर कह चुके हैं कि इस 30 दिन के नियम से उन्हें संतुष्टि मिली है। रेवंत अपने शासन से खुश थे। इस मौके पर प्रदेश में कांग्रेस शासन के बेहतरीन नतीजों के मौके पर कांग्रेसियों ने गांधी भवन में केक काटकर जश्न मनाया। केक काटने के बाद उपाध्यक्ष मल्लू रवि और अन्य ने बधाई दी। कांग्रेस नेतृत्व ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के लिए प्रदेश चुनाव समिति पीईसी की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने सहित 25 लोगों को सदस्य और संबद्ध संगठनों से 3 सदस्यों को पदेन सदस्य नियुक्त किया है। पीईसी समय समय पर बैठक करती है और चुनावों में अपनाई जाने वाली रणनीति पर निर्णय लेती है। सभी 17 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के चयन के साथ दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति उस समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को फिल्टर करेगी और अंतिम सूची जारी करेगी। पार्टी नेतृत्व ने पीईसी से कहा कि प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 3 नामों को नामांकित किया जाना चाहिए। चूंकि सभी संयुक्त जिलों के नेताओं को समिति में जगह दी गई है, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि उम्मीदवारों का चयन मैदानी स्तर पर स्थितियों की गहन जांच के बाद किया जाना चाहिए। अगले चुनाव में केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस का लक्ष्य राज्य की 12 संसदीय सीटें जीतने का है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने आलोचना की कि कांग्रेस कालेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार में शामिल बीआरओ के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की सुनवाई सिर्फ समय की बर्बादी है। बीजेपी कालेश्वरम की सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। जांच पर कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। सुझाव दिया गया कि भ्रष्टाचार के बारे में एसीपी और सीआईडी से भी संपर्क किया जा सकता है। डिजाइन में गड़बड़ी के कारण मेडीगड्डा पंप हाउस पूरी तरह डूब गया है। उन्होंने कहा, भले ही बैराज ढह जाएं या टूट जाएं, सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। आरोप है कि कमीशन खाने के लिए प्रोजेक्ट में कई गलतियां की गई। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच के पक्ष में जीओ में संशोधन करना चाहिए। डीके अरुणा ने खुलासा किया कि राज्य सरकार को उन सभी लोगों को दंडित करने के लिए कदम उठाना चाहिए जिन्होंने तेलंगाना के लोगों का पैसा लूटा है। हरीश राव ने देवरा कदरा के पूर्व विधायक आला वेंकट रेड्डी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। आला वेंकटेश्वर रेड्डी के भाई आला शशिवर्धन रेड्डी का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पूर्व मंत्री हरीश राव ने महबूबनगर जिले के बूथपुर मंडल के अन्ना सागर गांव में वेंकटेश्वर रेड्डी के घर जाकर उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने शशिवर्धन रेड्डी के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हरीश राव के साथ दुब्बा का विधायक कोटा प्रभाकर रेड्डी, पूर्व विधायक मैर्री जनार्दन रेड्डी, बीआरएस नेता एलोरा श्रीनिवास और अन्य लोग थे। बीआरएस के पूर्व सांसद बोयनापल्ली विनोद कुमार ने बीजेपी सांसद बंडी संजय के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।
यदि अंतिम नाम समान है तो क्या वे रिश्तेदार हो जाते हैं? बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच आज विनोद कुमार ने कहा कि इस पर बीजेपी और कांग्रेस ने खूब प्रचारित किया। यदि परिवार का नाम एक ही है तो क्या वे रिश्तेदार होंगे? यदि हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीरव मोदी रिश्तेदार हैं? अपने 22 साल के राजनीतिक करियर में मैंने कभी गलत काम को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको गैरकानूनी काम करने के लिए नहीं कहूंगा। भाजपा कार्यकर्ता मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ग्लोबल्स का प्रचार बंद होना चाहिए। तेलंगाना ऑटो मोटर ड्राइवर ट्रेड यूनियन ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के माध्यम से मुफ्त बस यात्रा के कारण लगभग 8 लाख परिवार सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने केवल उन लोगों को बस में मुफ्त यात्रा प्रदान करने की अपील की जिनके पास व्हाइट राशन कार्ड है। उनकी दैनिक आय में 80% की कमी आई है। आजीविका में कमी के कारण ऑटो चालक आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे और 15,000 रुपये प्रति माह आजीविका प्रदान करे। उन्होंने मांग की कि सरकार को ऑटो का वित्त वहन करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ऑटो चालकों की आजीविका की उपेक्षा करती है तो वे राज्य भर में धरना तेज करेंगे। टीजेएस अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम ने बीआरएस नेताओं पर कालेश्वरम परियोजना में मिले भ्रष्ट धन से कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बीआरएस नेता बार बार यह कहे जाने से नाराज है कि सरकार गिर जाएगी। प्रख्यात इंजीनियर लक्ष्मी नारायण ने प्रेस क्लब सोमाजिगुड़ा हैदराबाद में तेलंगाना इंजीनियर्स फोरम के तत्वाधान में कालेश्वरम प्रोजेक्ट रीडिजाइन पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। बीआरएस ने प्रोजेक्ट डिजाइन करने में जो गलतियां की उनके समाधान के तौर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तथ्यों के साथ समाधान दिखाए गए। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का लोकतंत्र रक्षा कार्यक्रम समाप्त हो गया है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने 6 गारंटी के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा आवेदन महालक्ष्मी पेंशन, राशन कार्ड और इंदिरम्मा मकान के लिए आए हैं। बताया गया है कि कुल 25,84,383 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि लोक प्रशासन आवेदन 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक 10 दिनों के लिए प्राप्त किए गए थे। महालक्ष्मी योजना के हिस्से के रूप में कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं के लिए मुफ्त आरटीसी बस यात्रा, प्रत्येक महिला के लिए 2,500 रुपए वित्तीय सहायता, 10 लाख राजीव आरोग्यश्री बीमा, 5 लाख युवा विकासम, 4,000 पेंशन, राशन कार्ड और किसान आश्वासन का वादा किया। सत्ता में आने के 2 दिन के अंदर मुफ्त बस यात्रा, आरोग्यश्री की शुरुआत की। उसके बाद लोक प्रशासन के हिस्से के रूप में 5 गारंटियों के संबंध में पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया को 17 तारीख को पूरा करने के आदेश जारी कर चुकी है। डाटा एंट्री पूरी होने के बाद सरकार 6 गारंटी शुदा योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करेगी। इस हद तक अधिकारियों ने 4 जिलों में विशेष रूप से डीटीपी ऑपरेटरों को नियुक्त किया है। इसी प्रकार तहसीलदारों, नगरपालिका वार्ड अधिकारियों, एमपीडीओ और ऑपरेटरों के विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सावधानियां बरती गई हैं कि आवेदक कहीं भी कोई गलती किए बिना अपनी प्रविष्टि ऑनलाइन करें। राजेंद्र नगर रंगारेड्डी में लोक प्रशासन अनुप्रयोगों की डेटा एंट्री शुरू हो गई है। पिछले महीने की 28 तारीख से इस महीने की 6 तारीख तक राजेंद्र नगर में कुल 1,34,425 लोक प्रशासन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 6 गारंटी के लिए 96,772 आवेदन और राशन कार्ड के लिए 37,653 आवेदन प्राप्त हुए। राजेंद्र नगर नगर निगम उपायुक्त रवि कुमार ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही डेटा एंट्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। जनसेना पार्टी सेरेलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर माधव रेड्डी ने चंदानगर मंडल की आत्मीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस बैठक में चंदानगर मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार शामिल हुए। आने वाले दिनों में जनसेना पार्टी को संभाग स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में निर्देशित किया गया। इस आत्मीय सम्मेलन में संभागीय जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया
और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विचार रखे। माधव रेड्डी ने कहा कि वह सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाएंगे और इसी तरह वह निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर जनसेना पार्टी के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जनसेना पार्टी की वीरांगनाएं और नेता शामिल हुए। महबूबनगर जिले में बीआरएस को एक और झटका लगेगा। महबूबनगर पालिका चेयरमैन पर अविश्वास के लिए तैयार है। बीआरएस के बागी पार्षदों समेत कांग्रेस, एमआईएम और बीजेपी नेता मौजूदा चेयरमैन को हटाने की तैयारी में है। इस हद तक अविश्वास की घोषणा करते हुए कलेक्टर के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया। बीआरएस छात्र विंग ने मांग की है कि कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों की भूमि को उच्च न्यायालय भवन के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। उस विभाग के अध्यक्ष गेल्लू श्रीनिवास यादव ने कृषि विभाग के सचिव के साथ याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बुदवेलू में हाई कोर्ट को 180 एकड़ जमीन आवंटित करने की योजना बनाई थी। हालांकि बीआरएसवी नेताओं ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने इसके बजाय कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों से संबंधित भूमि आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं। गेल्लू श्रीनिवास यादव ने हाईकोर्ट भवन के लिए कृषि एवं उद्यानिकी भूमि के आवंटन पर मुर्गा प्रतियोगिताएं संक्रांति उत्सव का एक हिस्सा हो गया है। उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इसे देखने में ही बेहद खास लगता है। एर्रागड्डा में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मुर्गाओं की कीमतें आसमान को छू गए हैं। एक मुर्गा 10,000 से 30,000 रुपए तक है। मुर्गा प्रतियोगिता में सेतुआ प्रजाति के मुर्गे की काफी मांग है। इसके बाद परला, निमली, पच्चका की, डेगा, काकीपुंजू और पेट्टामारू प्रजातियां हैं। इनके अलावा रासंगी, केक्करी, पुला, एब्रस, पंडुडेगा, मईला, सिंघली, पेट्टामारू और पिंगला किस्मों की मुर्गा 25,000 से 30,000 रुपए की कीमत पर खरीद रहे हैं। प्रजनकों ने कहा कि कीमतें मुर्गे के बीज की विशेषताओं और क्षमता पर निर्भर करती है। गड्डियारा नाम के नगर सेवक बद्दम प्रेम कुमार महेश्वर रेड्डी ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के गड्डी अन्नाराम डिवीजन के तहत न्यू गड्डी अन्नाराम कॉलोनी में मुख्य सड़क पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय नगर सेवक श्री बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने कॉलोनी के कल्याण के सदस्यों के साथ गुरु के कब्जे वाले सरकारी परिसर का निरीक्षण किया। नगर सेवक बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने कहा कि गद्दीनराम डिवीजन न्यू गद्दीनराम कॉलोनी में शिवगंगा सिनेमा थिएटर के बगल की भूमि पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में लगभग 10 कॉलोनियों को पानी से डूबने से बचाने के लिए यह नहर बहुत उपयोगी है। यह भी ज्ञात है कि पिछले दिनों भारी बारिश के कारण गंगा थिएटर की दीवार ढह गई थी। यह बहुत दुखद है कि स्थानीय नगर सेवक के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिन्होंने कॉलोनी वासियों के लिए पार्क बनाने के लिए जीएचएमसी अधिकारियों से कई बार आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने की सूचना मिलने पर उन्होंने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर इसकी निगरानी की है। फिर भी कब्जादारी सरकारी जमीन पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा उन्होंने कॉलोनी वासियों के साथ सरकारी परिसर में बड़े पैमाने पर धरना शुरू करने की चेतावनी दी। इस कार्यक्रम में न्यू गड्डीनराम कॉलोनी कल्याण अध्यक्ष रघुराम, कॉलोनी निवासी यादయ్య, श्रीकांत, बक्कर, धनराज, वंशी और अन्य ने भाग लिया। बंजारा हिल्स में 120 करोड़ रुपए की 300 गज सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में पालेरू के पूर्व विधायक उपेंद्र रेड्डी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बंजारा हिल्स पुलिस ने शेखपेट तहसीलदार की शिकायत के पूर्व विधायक उपेंद्र रेड्डी के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में और सबूत उपलब्ध कराने के लिए शेखपेट तहसीलदार को 91 के तहत नोटिस जारी किया। सरकारी जमीन को शराब की दुकान के लिए पट्टा कर अतिक्रमण कर लिया गया। उपेंद्र रेड्डी के खिलाफ आईपीसी 447, 427, 467, 468 और 481 और 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपेंद्र रेड्डी ने कहा कि अदालत में मामला दायर किया गया, उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
ग्रेटर हैदराबाद महानगर निगम को शहर को साफ सुथरा रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में जीएचएमसी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष 2023 दिसंबर से 10 दिनों तक मैदानी स्तर पर जनता की राय एकत्र की गई। इसका खुलासा करते हुए केंद्र ने जीएचएमसी को निमंत्रण भेजा है और कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार 11 जनवरी 2024 को दिल्ली में दिया जाएगा। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने खुशी जताई कि जीएचएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने से इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद। इसका खुलासा करते हुए केंद्र ने जीएचएमसी को निमंत्रण भेजा है और कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार 11 जनवरी 2024 को दिल्ली में दिया जाएगा। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने खुशी जताई कि जीएचएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने से इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद। मालूम हो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धधकते आग के गोले जैसे सूरज की जांच के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भेजा है। इस प्रयोग में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ऐतिहासिक मील का पत्थर आदित्य L1 ने पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर सौर कक्षा में प्रवेश किया। इसी लैग्रेंज पॉइंट 1 से आदित्य L1 सूर्य की सतह के बारे में शोध करेगा। आदित्य L1 ने पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यान को PSLV C-57 रॉकेट द्वारा रोड्स तक ले जाया जाएगा। आदित्य अंतरिक्ष यान ने आज लैग्रेंज पॉइंट 1 की कक्षा में प्रवेश करने तक 127 दिनों की यात्रा की। इसरो विभिन्न युद्धाभ्यासों के साथ आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर ले जाया गया। इसके उच्च ऊर्जा परिक्रमा करने वाले एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर ने सूर्य पर चमकती हुई किरणों का चित्रण किया। इसके अलावा सौर पवन आयन स्पेक्ट्रोमीटर सौर हवा का अध्ययन करता है। आदित्य L1 पर लगे सौर पैराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप ने पहले ही सूर्य की करीबी तस्वीरें खींच ली हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां 5 दिन और बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री अतिशी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि तापमान कम नहीं हो रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसलिए नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की छुट्टियां इस महीने की 12 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक कल से स्कूल खुलने हैं। दिल्ली बहुत ठंडी है। कोहरे के कारण दृश्यता काफ़ी कम है। दिन में सूरज की रोशनी बहुत कम होती है। घने कोहरे के कारण विमान और ट्रेनें बाधित हो रही हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी बीच शिक्षा निदेशक ने 10 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसे तुरंत वापस ले लिया गया। मालूम हो कि गलती हो गई है और छुट्टियां बढ़ाने पर अंतिम फैसला रविवार को लिया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि बंद किए गए 2000 रुपए के नोट डाकघरों में भी बदले जा सकते हैं। यह घोषणा 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आरबीआई कार्यालयों के सामने लोगों की कतार लगने की खबर के बाद गई थी। आरबीआई ने लोगों को 19 निर्गम कार्यालयों के साथ साथ डाकघरों में 2000 रुपए के नोट बदलने की सलाह दी। इसके लिए ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म को पूरा करना होगा और 2000 के नोट आरबीआई इशू ऑफिस या पोस्ट ऑफिस जहां सुविधा उपलब्ध है वहां जमा कराना होगा। पिछले साल मई में आरबीआई ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किए गए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई का सुझाव है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोटों के एक बार बदलना या जमा करना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म को पूरा करना होगा और 2000 के नोट आरबीआई इश्यू ऑफिस या पोस्ट ऑफिस जहां सुविधा उपलब्ध है वहां जमा कराना होगा। पिछले साल मई में आरबीआई ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किए गए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी।
आरबीआई का सुझाव है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपये मूल्य के 2000